अब देखो, ये वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लेकिन ये ग्राफ ऑफ फंक्शन के साथ पढ़ना भी जरूरी है। और वो क्या है कि आपको एक दूसरा ग्राफ बनाना है। ठीक है। अब देखो, हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, और राइट साइड पे अगर तुम लोग देखो तो ये ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x+2 का। और एक्स स्क्वायर के साथ आपकी a की वैल्यू होती है, वो पॉजिटिव है, इस वजह से यहाँ पे आपका स्माइली फेस बन रहा है। ये हमने पहले ग्राफ बना लिया होगा। ठीक है। अगर तुम लोग को अभी सीक्वेंस में याद दिलाऊं तो सबसे पहला क्या आता था आपका, सबसे पहला आपका आता था टेबल कंप्लीट करना। टेबल जब कंप्लीट करोगे, सेकंड पे आपसे क्या करवाते हैं, स्मूथ कर्व प्लॉट करवाना। थर्ड क्या काम करवाते हैं, टेंजेंट बनवाना। फिर कभी कभी फोर्थ काम वो करवाएगा ग्रेडियंट को डिस्क्राइब करवाना, लेकिन ये इतना कॉमन पार्ट नहीं है। ठीक है। 10 साल में से मेरे ख्याल से 4 सवाल में आया होगा, तो ये इतना कॉमन पार्ट नहीं है, लेकिन आना चाहिए। फिर क्या करवाता है, वो आपसे एक और ग्राफ बनवा सकता है। ठीक है। तो ये हम ग्राफ पहले बनवा के आए होंगे। ठीक है। जो हमारे एक स्मूथ कर्व बनवाने के लॉज हैं, उसी के हिसाब से हमने बनाना है। अच्छा, जिस तरह का ये कर्व है ना, ये तो कंप्यूटर जनरेटेड है। ठीक है। ये मैंने वेबसाइट से उठाया है। लेकिन जो तुम लोग भी कर्व बनाओगे ना, वो मोर और लेस इसी तरह का दिखना चाहिए। वो इस तरह का ना हो कि तुम लोग अपनी पूरी ड्राइंग के शौक यहाँ पूरे कर रहे हो और इस तरह का कर्व बना दो। ठीक है। या दूसरी चीज, आप कुछ इस तरह के कर्व बना रहे हो, इस तरह के एक्सेप्ट नहीं होते। ठीक है। तो ग्राफ इसी तरह का स्मूथली बनना चाहिए, तो आपके आसानी होगी आगे के पार्ट सॉल्व करने में और इसमें मार्क्स गेन करने में। तो खैर, यहाँ क्वेश्चन कह रहे हैं ऑन द सेम ग्राफ प्लॉट लाइन y इज इक्वल टू 0.5x+1। कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी हो या कुछ भी प्लॉट करना हो, एक टेबल बना लो। टेबल पे लिखो x, नीचे लिखो y। ठीक है। x की कोई तीन ऐसी वैल्यूज ले लो जो कि आपके ग्राफ पे हो। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं नोट करूँ तो मैं ले लेता हूँ -4, एक ले लेता हूँ 0, और एक ले लेता हूँ +4। तीन कोई भी रैंडम वैल्यूज उठा लो, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो -4, 0 और 4, तीन वैल्यूज ले ली। अब पहला लॉ याद रखना, कभी भी कोई वैल्यू इनपुट करोगे, यहाँ पे ब्रैकेट में करोगे। ठीक है। तो ये आपका था, अगर मैं इसको लिख के दिखा दूँ तो 0.5x+1 था ना, तो y इज इक्वल टू 0.5, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे, इधर +1 लिखोगे। यहाँ पे आपकी वैल्यूज आएंगी जो मैंने ब्रैकेट लिखा है। ठीक है। तो ये आपका होगा, आई थिंक पहले पार्ट का आंसर आएगा 0, नहीं 1 आना चाहिए, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, गलत भी हो सकता है। -1 आ रहा है। पहले पार्ट का आंसर आया -1, दूसरे पार्ट का आंसर आएगा 1, और आई थिंक आखिरी पार्ट का आंसर आएगा 3। लेकिन अगेन चेक कर लेते हैं इसको, कहीं गलत ना हो। तो हाँ, इसका आंसर आ रहा है 3। टेबल बनाई, तीन वैल्यूज दोगे कोई भी जो कि ग्राफ पे गिवन है। ये जो पॉइंट्स है ना, ये प्लॉट कर दो। ये बेसिकली आपका एक पॉइंट है -4, -1, एक पॉइंट है 0, 1, एक पॉइंट है 4, 3। यहाँ पे प्लॉट कर दोगे। तो -4, -1, ये -4 है। अब -1 कहाँ पे आएगा यार, देखो 0 और 2 के एग्जैक्ट बीच में क्या वैल्यू आनी चाहिए, -1 की। तो ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू थी 0, 1। 0, 1 कहाँ पे आएगा यार, 0 ये रहा, और 1 आपका आता है 2 और 0 के एग्जैक्ट बीच में, यानी यहाँ पे। और लास्ट में हमारा क्या पॉइंट है, 4, 3। तो इसको हम बना देंगे, 4 ये रहा, 2 और 3 के एग्जैक्ट बीच में 3 आएगा, यानी ये वाला पॉइंट। तो ये आपका आ गया लास्ट पॉइंट। ठीक है। तीन पॉइंट्स बना लिए, तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो। ये स्ट्रेट लाइन ऐसी बनानी है कि ये भी आपकी आधे ग्राफ को आधे से ज्यादा ग्राफ को कवर कर रही हो। छोटी सी स्ट्रेट लाइन ना बनाना, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अ, ये लाइन को छोटा कर दूं इस तरह से, ये लाइन एक्सेप्टेबल नहीं है, ये लाइन एक्सेप्टेबल नहीं है। लंबी लाइन बनानी है ऐसी कि आपके ग्राफ से आधे से ज्यादा हिस्से को कवर करे। ठीक है। ये आसान पार्ट है। ठीक है। ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख के आए हैं कि स्ट्रेट लाइन किस तरह से बनाई जाती है। ठीक है। अब देखो, इसके आगे के पार्ट, ये ऐसे पार्ट हैं, ये 3 से 4 मार्क की वेटेज है इनकी। और अगर ये गौर से अभी नहीं सुनोगे अटेंटिव होके, मार्क्स तुम्हारे लूज हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो होता क्या है, पहले यहाँ पे ना जरा क्वेश्चंस पढ़ लो, ताकि तुम लोग को इस पार्ट की इंपॉर्टेंस समझ आए। पार्ट भी कह रहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the curve and a line are solutions to ax square plus bx plus c is equal to 0. Find the value of a
बी एंड सी। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, देखो, वो कह रहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द कर्व एंड अ लाइन। देखो अगर तुम नोट करो, हमारा एक कर्व था और हमारी एक लाइन थी। ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे कर्व और लाइन मिले। ठीक है। अगर तो वो आपसे सिर्फ ये पूछता कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू बता दो, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर्व की और लाइन की वैल्यू बता दो, तो हम यहाँ से ये पॉइंट की एक्स वैल्यू बता देते और इस पॉइंट की एक्स वैल्यू बता देते। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं हो रही। वो कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना कर्व और लाइन का, वो सॉल्यूशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, और हमने ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। अब इसके ना कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, और वो क्या है, देखो सबसे पहले आपके पास दो इक्वेशन हुआ करेंगे। दो इक्वेशन कौन सी? एक आपकी इक्वेशन होगी कर्व की, ठीक है, एक इक्वेशन आपकी होगी स्ट्रेट लाइन की। दो इक्वेशन है, दो से ज्यादा इक्वेशन कभी क्वेश्चन में नहीं आएगी। एक इक्वेशन कर्व की होगी, एक इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लाइन की होगी। जैसे यहाँ पे ये कर्व था, इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0.5x प्लस 1। ये दो इक्वेशन जो है ना, हमेशा एक कर्व होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, और ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी। सबसे पहली चीज, हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल टू पुट कर देना है, पहला स्टेप। तो एक काम करते हैं, हमारी कर्व की इक्वेशन थी, अभी ऊपर से उठा लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। वाई इज इक्वल टू, मैं इक्वेशन भूल गया, क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ये पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की क्या थी, y इज इक्वल टू 0.5x प्लस 1। एक ही इक्वेशन। ये दो इक्वेशंस है। देखो, जब भी ये दो इक्वेशंस आएंगी ना, जो आपस में इंटरसेक्ट हो रही होगी, कर्व की और स्ट्रेट लाइन की, इन दोनों को इक्वल टू पुट कर देना है। मतलब ये है कि यहाँ पे भी देखो वाई सब्जेक्ट बना हुआ है, यहाँ पे भी वाई सब्जेक्ट बना हुआ है। जब दोनों जगह वाई सब्जेक्ट बना हुआ होता है ना, हम इसको इक्वल टू पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0.5x प्लस 1। अब यहाँ पे जो तुम्हारी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें कन्वर्ट कर लो, यानी सारी चीजों को एक जगह पे शिफ्ट कर दो। ये 0.5x इधर जाएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये प्लस 1 इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 0.5x प्लस 2 - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये एट द एंड आपका बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 3.5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम आपका ये है कि जो आपका एट द एंड आंसर बच रहा है ना, इसको कंपेयर कर लो किससे, उस इक्वेशन से जो क्वेश्चन ने दी हुई है। अच्छा देखो, यहाँ ना कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स आपके दो होते हैं। एक है कीवर्ड आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें वो बताता है दो पॉइंट्स जिसपे आपका कर्व और आपकी स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद जो भी लिखा हुआ होगा ना, जैसे यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद क्या लिखा हुआ है, कर्व एंड अ लाइन। तो ये कर्व की और लाइन की इक्वेशन को हमने इक्वल टू पुट कर देना है, पहला कीवर्ड। ठीक है। उसके बाद दूसरा कीवर्ड है आपका सॉल्यूशंस टू। सॉल्यूशन टू के बाद जो इक्वेशन होती है ना, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमेशा किसके बाद लिखी हुई होगी, सॉल्यूशंस टू के बाद। तो थर्ड इक्वेशन का हमने क्या करना है, थर्ड इक्वेशन को हमने हमेशा कंपेयर करना है अपने आंसर से। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं ये एग्जैक्ट चीज कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये मैंने यहाँ पे लिख दी। यार ये जो अभी हमने करंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है, मुझे जरा तुम लोग चैट पे बताओ, ए बी और सी की वैल्यूज क्या आएंगी यहाँ पे। सबसे मुझे जवाब चाहिए यार, सोते नहीं रहना, इसका मजा नहीं आता।
ये लेनोवो कौन है? भाई लेनोवो अपना नाम बताओ, इसकी ब्रांडिंग क्यों कर रहे हो तुम? बीजी क्वेश्चन 3.5। ठीक है, सबके आंसर सही हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी 1 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू ए होती है, एक्स के साथ वाली वैल्यू 3.5 होती है, और विदाउट एक्स वाली टर्म सी होती है। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ए बी और सी होता, हमने यहाँ पे देख के किया क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ ए था, एक्स के साथ बी था, सी खाली लिखा हुआ था। तो इस तरीके से हम ये पार्ट सॉल्व करते हैं। कुछ भी नहीं है, बस कीवर्ड्स याद रखो। दो ही कीवर्ड्स हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सॉल्यूशंस टू, इसके अलावा कोई कीवर्ड नहीं आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद जो दो चीजें लिखी हुई होंगी ना, उनकी इक्वेशन को इक्वल टू पुट कर देना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा होता है, यहाँ पे एक लिखा हुआ था कर्व, और क्या लिखा हुआ था, लाइन। तो ये जो दो चीजें थी, हमने इनको इक्वल टू पुट किया, एक कर्व को और एक लाइन को। और फिर सॉल्यूशंस टू के बाद जो इक्वेशन लिखी हुई होती है ना, इसको हम कंपेयर करते हैं अपने फाइनल आंसर से, और जिसकी भी वो वैल्यू पूछा होता है हम उसकी वैल्यूज बता देते हैं। ये था हमारा एक आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, ये पहला टाइप है, इस टाइप का ये पहला टाइप है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ताकि अगर कोई भी मसला हो तो खत्म हो जाए। बल्कि काम करते हैं, सेकंड टाइप पे आने से पहले पहले टाइप का एक पास पेपर क्वेश्चन कर लेते हैं। द लाइन y इज इक्वल टू 4x+3 एंड द कर्व y इज इक्वल टू x³ -3x-1 कैन बी यूज टू सॉल्व द इक्वेशन x³ इज इक्वल टू ax+b। अब देखो, यहाँ पे तुम लोग बोलोगे क्लैश आ रहा है कीवर्ड्स में। यहाँ पे हमारे कीवर्ड्स क्या आते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सॉल्यूशंस टू। अब यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा ही नहीं है। ठीक है, एक और कीवर्ड है कैन बी यूज्ड। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ना आपकी y इक्वल टू 4x, और जो आपका कर्व है y इक्वल टू x³ -3x-1, इनका इंटरसेक्शन किया जा रहा है। कैन बी यूज टू सॉल्व द इक्वेशन। देखो यहाँ कीवर्ड क्या था, सॉल्यूशंस टू, आर सॉल्यूशंस टू। अब भले लिखा हुआ आर सॉल्यूशंस टू, भले लिखा हुआ कैन बी यूज टू सॉल्व द इक्वेशन, अंग्रेजी सेम ही है, डिफरेंट लिखा हुआ है, एक में लंबी की हुई है, एक में उसने डायरेक्ट बात कर दी है। तो हमारी जो पहली क्वेश्चन है वो ये है, y इज इक्वल टू 4x+3। दूसरी इक्वेशन जो है वो है y इज इक्वल टू x³ -3x-1। और थर्ड इक्वेशन जो है वो x³ इज इक्वल टू ax+b है। अब तुम लोग ये बोलोगे कि सर इसमें ऐसी क्या बात थी कि पहली क्वेश्चन को पहला नाम दे दिया, दूसरी क्वेश्चन को दूसरा नाम दे दिया, तीसरी क्वेश्चन को तीसरा नाम दे दिया। तो ये इस सीक्वेंस से हम नहीं करते, हम वर्डिंग से देखते हैं। कैन बी यूज टू सॉल्व द इक्वेशन के बाद जो भी इक्वेशन होती है ना, वो थर्ड होती है, और थर्ड इक्वेशन से हमेशा क्या किया जाता है, हमेशा कंपेयर किया जाता है। शुरू की दो इक्वेशन को हमेशा क्या किया जाता है, इक्वल्स टू पुट किया जाता है। तो यहाँ पे थी हमारी इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x+3, एक इक्वेशन थी y इज इक्वल टू x³ -3x-1। इन दोनों को इक्वल टू पुट करेंगे हम लोग। तो 4x+3 इज इक्वल टू x³ -3x-1। तो ये 4x+3 पूरा इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x² -3x-4x-1 फोर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, x³ -7x-5 इज इक्वल टू 0। पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या करते हैं, कंपेयर करना। कंपेयर किससे करेंगे, x³। अच्छा बाय द वे, मैंने ये गलती की है, ऊपर x³ था, मैंने नीचे x² लिख दिया है, इनको x³ कर लेना। ठीक है, ये सब x³ है, x² कुछ भी नहीं है यहाँ पर। थर्ड इक्वेशन थी हमारी x² इज इक्वल टू ax+b। या मुझे एक चीज बताओ, एक हमारा जो आंसर आ रहा है, क्या ये सेम है उस इक्वेशन से जो हमें एग्जामिनर ने दी हुई है? तो ऐसा नहीं है, हमारे आंसर में इक्वल टू 0 आ रहा है, एग्जामिनर के आंसर में इक्वल टू ax+b आ रहा है, यानी हमारा सीक्वेंस आउट है। सीक्वेंस कैसे सही करोगे, देखो उसने क्या किया है, x³ को अकेला रखा हुआ है और बाकी की दो टर्म्स को दूसरी साइड पे भेज दिया है। हम भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे -7x-5 को दूसरी साइड पे भेज देंगे। तो ये हो जाएगा x³ इज इक्वल टू 7x+5। और अब अगर इसको तुम कंपेयर करो, x³ इज इक्वल टू ax+b से, तो हमारा a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू x³ के साथ वाला नंबर है, नहीं सॉरी, a की वैल्यू x के साथ वाला नंबर है। तो यहाँ पे x के ऊपर x आ गया, a के ऊपर 7 है, तो a की वैल्यू 7 आ गई है। और b के ऊपर क्या वैल्यू है हमारी, b के ऊपर आपकी वैल्यू
+5 है, तो यहाँ पे हम +5 लिख देंगे। अगर -5 होती तो बी की वैल्यू -5 होती। तो ए की वैल्यू 7 आई, बी की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई। ठीक है। तो ये था यार हमारे पहले टाइप का क्वेश्चन। इसके साथ साथ मैं तुम लोग को पास्ट पेपर का भी करवा दिया, ताकि एक चीज को जब 2 दफा करते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ आ जाती है। ठीक है। वापस नीचे चले, आपने उधर -1 और वो -4 कहाँ से आया? जो 3 था ना। -1 और -4 कहाँ से आया? देखो मानिया, यहाँ पे ना 4x+3 लेफ्ट साइड पे था, तो हमने 4x+3 को दूसरी साइड पे भेजा। तो हमने क्या किया, लाइकली टर्म्स को एक साथ लिखा हुआ है। पहले x³ लिखा, फिर यहाँ पे -3x था, -3x लिखा, फिर ये +4x इधर आके -3x के साथ -4x होगा, तो ये हो गया -3x -4। फिर हमने इस इक्वेशन का -1 लिखा, और ओके ये +3 था। वेट 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 वेट, यार ये पहले बता दिया करो यार, पूरा गलत हो जाता है। +3 उधर जाके -3 हो जाएगा। वेट 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 वेट, +3 इज इक्वल टू -3। इसके आगे पूरा आंसर गलत हो जाएगा। एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। तो ये -5 नहीं है, ये -4 हो जाएगा, और इधर आके ये +4 हो जाएगा। तो हाँ, बी की वैल्यू 5 की जगह 4 हो जाएगी। थैंक यू वानिया, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अभी तो मीटिंग एंड होने में टाइम है ना, ये वाला पार्ट देखते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू 2x² + 6x - 1 एंड द लाइन l। पहला कीवर्ड क्या आइडेंटिफाई करते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद जो दो लाइनें होती हैं, हम उसके लिए क्या करते हैं, उसको इक्वल टू पुट कर देते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद एक इक्वेशन है हमारी कर्व की, और वो क्या गिवन है? वो गिवन है y इज इक्वल टू 2x² + 6x - 1 एंड द लाइन l। यार उसने लाइन l की तो कोई इक्वेशन ही नहीं दी। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये एडवांस टाइप है। एडवांस टाइप में आपको एक इक्वेशन दी हुई होगी कर्व की, और एक इक्वेशन आपको नहीं दी हुई होगी, किसकी? लाइन की। तो यार ये लाइन जो होती है हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होती है? y इज इक्वल टू mx + c। जब भी हमें एक इक्वेशन गिवन हो, दूसरी गिवन ना हो, वो हमेशा क्या होगी? y इज इक्वल टू mx + c। ठीक है। ये हम खुद लिखते हैं, इसको उर्दू में लिख देता हूँ कि ये हम खुद लिखेंगे। ठीक है। तो दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब कीवर्ड दिखे, उसके बाद दो इक्वेशंस होती हैं, एक कर्व की एक लाइन की। कर्व की इक्वेशन गिवन थी, लाइन की इक्वेशन नहीं गिवन थी, वो हमने खुद लिख ली। क्या करते हैं दोनों इक्वेशंस के साथ? इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल टू पुट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2x² + 6x - 1 इज इक्वल टू mx + c। यहाँ पे y सब्जेक्ट बना हुआ था, यहाँ पे y सब्जेक्ट बना हुआ था, इस वजह से हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल टू पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये, कि यहाँ पे अब हमारा वेरिएबल की टर्म्स में आ रही है इक्वेशन। यहाँ पे m आ रहा है, यहाँ पे c आ रहा है। तो ये जो m वाली वैल्यू है ना, mx वाली वैल्यू, ये लेफ्ट साइड पे जाके किसके साथ लिखेंगे हम? 6x वाली वैल्यू के साथ, क्योंकि 6 में भी x है, m में भी x है। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी 2x² + 6x - mx। फिर हम ये -1 को एज इट इज लिखेंगे। और क्योंकि हमें पता है कि ये जो सी होता है ये हमारा विदाउट वेरिएबल वाला नंबर है, तो हम इसको विदाउट वेरिएबल वाले नंबर के साथ लिखेंगे, -1 के साथ। तो ये हो जाएगा -1 - c इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम हो गया। अब देखो हम इस इक्वेशन को ना और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, एक काम कर सकते हैं, वो ये कि शुरू बीच की जो दो टर्म्स हैं, इनमें x को कॉमन ले लें। तो ये बन जाएगा 2x² + x, अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 6 - m, और इधर -1 - c ही बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब आगे क्या कह रहे हैं? आर सॉल्यूशंस टू। दूसरा कीवर्ड देखिए हमें, दूसरा कीवर्ड क्या होता है? आर सॉल्यूशंस टू। सॉल्यूशंस टू के बाद जो भी इक्वेशन लिखी हुई होती है, ये हमारी कंपेयर करने वाली इक्वेशन होती है। तो 2x² + 3x + 1 जो हमारी इक्वेशन है, ये हमारी कंपेयर करने वाली है। तो 2x² + 3x + 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एल। ये जो हमने लाइन एल लिखी थी ना, y इज इक्वल टू mx + c, इसकी इक्वेशन ढूंढनी है। ये हमारी लाइन एल है, कुछ भी नहीं है, अगेन कंपेयर करना है। देखो यहाँ पे 2 के ऊपर 2 है, x² के ऊपर x² है, इस पूरी चीज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।
अच्छा, ये जो 3x है, अगर मैं तुम लोग की आसानी के लिए इसको आगे पीछे करके लिख दूं x3, वैसे गलत चीज है ये, इतना लिखना नहीं चाहिए, सिर्फ अभी तुम लोग की आसानी के लिए। तो x के ऊपर x है और 3 के ऊपर क्या है, ये पूरा ब्रैकेट है 6 - m। तो हमें पता है कि ये जो 3 है ना इधर, ये 6 - m के बराबर होगा। तो 6 - m इज इक्वल टू 3। तो 6 - 3 इज इक्वल टू m। m की वैल्यू आ जाएगी 3। और अगर तुम नोट करो कि अगर 6 - m में 3 पुट करो, तो 6 - 3 किसके बराबर होते हैं, 3 के, और नीचे भी हमारा क्या है, नीचे भी हमारा 3 ही है। तो ये चीज होती है, m की वैल्यू आ गई। अच्छा, आखिरी में विदाउट एक्स वाली टर्म कौन सी थी, यहाँ पे +1 थी। ये +1 ऊपर किसके बराबर है, -1 - c के। क्यों बराबर है, क्योंकि ना -1 में x है, ना c में x है। तो हम इन दोनों को इक्वल टू रखेंगे। एक इधर आपका +1 इक्वल टू होगा उधर -1 - c के। तो एक काम करते हैं, ये -c को इधर ले आते हैं ताकि पॉजिटिव हो जाए, और ये +1 को इधर ले आते हैं ताकि ये -1 के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो c इज इक्वल टू -1 - 1। c की वैल्यू आ गई -2। m और c की वैल्यू ढूंढ ली। अगर तो क्वेश्चन तुमसे पूछता कि m और c की वैल्यू बता दो, जो कभी पूछेगा नहीं, तो तुम 3 और -2 लिख देते। लेकिन इक्वेशन ने तुमसे क्या पूछी है, इक्वेशन ऑफ लाइन एल। इक्वेशन ऑफ लाइन एल हम ऊपर से उठाएंगे, और वो क्या थी, y इज इक्वल टू mx + c। यहाँ पे सिर्फ m और c की वैल्यू पुट कर दो। तो m की वैल्यू है 3x + c की वैल्यू है -2। तो इस तरीके से हमारा काम होता है। ये हमारी लाइन एल की इक्वेशन आ गई है।